अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद एक नई सुबह के साथ। और मूड्स भी आपके लाजमन तौर पर अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि हफ्ते का अख्ताम हो रहा है, वीकेंड आने वाला है और वीकेंड्स पे प्लान भी बहुत ज़्यादा बनते हैं और अनडाउटेडली मौसम भी बहुत अच्छा है। सर्दी ने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया है कि जनाब आप अपने रास्ते और दरवाजे खोल दें, हम आने ही वाले हैं। क्योंकि सर्दियों में अब थोड़ी थोड़ी हमें खुनकी मौसम में महसूस होना शुरू हो गई है और अल्लाह का शुक्र है कि अब वो गर्मी से थोड़ी सी हमें निजात मिली है। लेकिन सर्दियों के भी अपने चैलेंजेस हैं, फॉग भी अब होगी, स्मोक का भी इशू सर उठा रहा है, लेकिन ये एहतियात हमारी अपनी है और उसी एहतियात से ये कम हो सकता है। और आज की अच्छी बात जनाब, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कॉल है कि नादानों की बातों का बेहतरीन जवाब खामोशी है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई अपनी नादानी में कोई बात कह दे या कर दे तो हम उसके साथ बहस में पड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह उससे अपने पॉइंट पर कायल कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को आप मनवा लें या हर बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को रजिस्टर करा लें। और अगर वो गलत भी है तो कई दफ़ा खामोशी ज़्यादा बेहतर होती है, बिकॉज़ उसी तरह एक कॉर्डियल रिलेशनशिप किसी के साथ कायम रहता है। मेरे पीछे जनाब आप देख सकते हैं सदन वैली, जो कि मानसहरा डिस्ट्रिक्ट में है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका। इंतहाई खूबसूरत ये वादी है। ज़लज़ले से इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसके बाद रिहैब के प्रोसेस के बाद टूरिस्ट के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत जगह है और मौसम भी यहाँ बहुत शानदार होता है। तो ज़रूर जाइए जब भी आपको मौका मिले। और अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, एंड वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो पूरे पाकिस्तान के ही मेहमान हैं, बिकॉज़ वो स्पेशली मलेशिया से आए हैं। बेसिकली ये दोनों जो कपल हैं ये मलेशियन ही हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराऊंगी दत्तू अब्दुल मनाफ बिन हनाफी से। ही इज़ अ यंग रिनाउंड मलेशियन बिजनेसमैन, अ टॉप नॉच फिलंथ्रोपिस्ट। मलेशिया का हाईएस्ट बिजनेस अवार्ड भी इन्होंने हासिल किया है डॉक्टर महातीर से, और एक CEO हैं सक्सेसफुल ग्रैंड टेक्निक बिन कंपनी मलेशिया के, और इसे टॉप 5 रैंक्ड कंपनीज़ के अंदर जो है रैंक किया जाता है। इसके अलावा ये अपनी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं जो कि मलेशिया में अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट सेक्टर्स में इनका बहुत इंटरेस्ट है और पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत काम भी करना चाहते हैं। और इनके साथ इनकी बेटर हाफ इनकी बेगम मौजूद हैं जो कि मलेशिया से आई हैं, और इनका नाम है नर्ज़ला बिनती शरी। Or welcome to both of you to Pakistan. So starting from you, sir, you have interest in tech, construction and relevant things. So what kind of atmosphere is for the business sector in Malaysia? Actually, in Malaysia nowadays, more involved, especially my company, involved in oil and gas and construction work, especially civil and structure, and also have operation and maintenance. So nowadays, after COVID, post-COVID, the economies now starting to picking up, especially more on oil and gas sector. Mm-hmm. Yeah. So you got the award from Dr. Mahathir. So what was your vision behind your company that led you to the award? Oh, the award from that's 2012 last year. 2012 Malaysian Business Award at that time from Kuala Lumpur Malay Chamber of Commerce. During that time, I got Best CEO of the Year for from KLMCC. That is to me the inspiration for me and my company to move forward. Yeah. Okay. So, ma'am, do you work also, or you're a housewife? Sorry, I'm a worker. Our business, we are business husband and wife business. Okay, you both run the business together. Correct. Okay. I'm doing admin, leader of the admin for HR and admin
team. Okay. Yes. You are looking after the human resource Correct, department. correct. So, how do you manage both the family and the Malaysian company of Sir? Actually, we have our own, schedule. Not so much to do in a day, but we can arrange our own schedule. I mean, in the morning we look after our children, and then in the evening we just go to the office to take to do anything that we need to Okay. So, sir, can you tell me, you also have a company that do social work for the Malaysians. So, what kind of social work you do? Oh, social work. In Malaysia, I'm as a president Anak Perantauan Maling, one of the CSR. We are doing the CSR, especially at my hometown in Baling, Kedah. Okay. And then every year, we spend almost in ringgit Malaysia. We have what we call a fund from our group, and then we bring back to our community, to my hometown at northern of Peninsula Malaysia, Baling, Kedah, and then we try to get asnaf, and then we support to asnaf, especially on education. Okay. Education and our business. Education, once, let's say, if the children or the kid have not enough money to enter the university, we will fund. And then for the economic, we try to get, especially let's say for the business owner, they don't have money, we give some sort like grant, FOC, free of charge without interest. Okay. Yeah. So, what do you think is the good qualities of a CEO, and how many employees you have in your company? At this moment, after COVID, we have before and then after. Before COVID, 1917, 18, I have around 400 staff. And then now I have around 150 staff at this moment. And then the beauty of this, 20% of my staff are Pakistani. Great. Pakistani. Since 2003, when I set up my own company, until now, I think almost more than 1,005 Pakistani work with me. So, And then your employees have forced you to visit Pakistan because they have so much No. Pakistanis in there. Actually, talk about why I come to Pakistan. During 2020 and 2021, I saw from the TikTok, visit Pakistan. Okay. Visit Pakistan year 2020 or 2021. Pakistan is the second beautiful country in the world. Yeah. That made me touch. That made me impressed. No, so I saw. Oh, and I talked to discuss to my staff. Pakistan actually is a good because I have traveled along the world. Yeah. So I think more than 30 countries in the world. I have been there. And then when I saw Pakistan, why not I visit Pakistan? Because Pakistan with me is like, because 20%, 1,500 staff, Pakistan staff work with me. So I think I told my friend, I told my project manager, Pakistan project manager, I want to visit Pakistan. Yeah, and then I told my neighbor, my friends, local Malaysian, I want to visit Pakistan. I have one. So they think, why you want to visit Pakistan? Then actually, to me, I'm Malaysian. Want to talk about Pakistan, sometimes negative. Still have talk about we heard terrorists. Talk about flood. Though that's why when I come to, that's why I say no. I must at least I have a lot travel along all the world, and then I try this 2020, 22. I make my decision. I want to visit Pakistan. That's why I come here 12 days.
So basically, And then- TikTok is the source that you have decided to visit Pakistan. Yeah. And I'm happy, जनाब इन्हें लगा कि Pakistan is a terrorist state, but इनका यहाँ पे आके जो है एक image बिल्कुल tarnish हुआ. That's very good, sir. So how do you find Pakistan, ma'am? Amazing place to visit. You know, we've been to Gilgit, we've been to Narain, until the last place in Hunza. So amazing, beautiful, beautiful view. You know, we can see a lot of mountains, lakes, and beautiful. I mean, life there over there. So I think. You with all the more info about Pakistan, people would love to come here. Right. And then I think most of us now in Malaysia is coming from Malaysia for now in 2022. So besides the northern areas, Lahore and which other city you have visited? Hunza, Gilgit, Okay. and Narain. And which is the one you liked the most? I love Hunza very much. Okay. Beautiful. Hunza is indeed very beautiful. Okay, sir, tell us about some educational opportunities in Malaysia, because I know a couple of my friends who are pursuing their PhD degrees from University of Malaysia in Sufism, Kashful Majoob and other traits as well. So how much Malaysia educational standard in Sufism and promoting Islam is so viable? Actually, education in Malaysia. Malaysia has a few public university, some sort like University Malaya, University Technology, and also have private university, some sort like Uni KL. And then based on my experience, actually now I'm pursuing my PhD. Okay. Yeah, in management at University Kuala Lumpur, and what I seen a few Pakistani students candidate for the master and PhD pursuing their degree at UniCare. So the fees to do the master and PhD at Malaysia is not too high. It's reasonable. Okay. Let's say for the master and PhD you do by research. PhD by research around 12,000 ringgit Malaysia. I think 12,000 ringgit Malaysia rupee from Pakistan rupee around 800,000. 800,000 rupee. I think is not expensive. Correct? Okay. Yeah. So, sir, what trait you think that difference or comparison if you make between Pakistan and Malaysia? What power Malaysia has to become an Asian tiger? What thing, is important to become an Asian tiger like Malaysia? Pakistan. What important thing ni? Based on my observation here, based on visit 2 or 3 days here, during my visit to Pakistan, what Pakistan need to become like Malaysia, become like Malaysia. To me, first of all, very important thing is infrastructure. Based on just my comment, based on my experience, we went to from Lahore to Islamabad to Naran to Hunza. Beautiful country, natural beauty, everything is okay, but infrastructure in terms of internet. Okay. Internet. You need to upgrade internet, infrastructure of electric, and then infrastructure of road. These three different things, three different items is very important. Let's say for the internet, based on my certain area at because I use roaming international call, I cannot, but certain area cannot access. Cannot get the international call roaming, and then certain hotel, let's say at the Hunza or Gilgit only, the internet is some sort like we need to go back to the hotel to get the internet to line to communicate. Let's say we have a meeting during we travel to this Pakistan. We have a meeting with my staff at Kuala Lumpur. We need to go back, stay at the hotel just for a while. We cannot be online during the ni. And then
the infrastructure like road from this north area lah, north area is quite ni. You need certain area you need to upgrade lah. And then in terms of electric also, Electricity. sometimes that's my experience lah. Because Malaysia downtime, zero downtime for the electric. For here, based on my experience, first I went touch to the hotel trip. Just what I know they say normal. To be, I think that's you can upgrade, you can in terms of So your infrastructure. observation is correct. We need to build it. Yeah, that's very important. The rest is okay. I feel safe when I touch down to the Pakistan. I feel safe. That's good. Yeah, okay, that's what I'm saying. In terms of view, everything is clear, nice, very beautiful. Everything is okay. Yeah, but from tourist that point infrastructure, of view. Yeah, infrastructure. roads, certain area. That Islamabad is okay, tip top. Yeah. Go to Islamabad, no. That certain area, that no, especially for the tourist area. Yeah, Yeah, while you're huh? traveling from Islamabad to Yeah. Meran, there is a jumpy road. Yes, there. that tourist area. Specifically when you Yeah, travel back- through the that- Jeep, you face a little bit infrastructure, but Yeah. we are developing. Inshallah, we'll develop someday. So, ma'am, which food do you like the most? I think most of Pakistani food. I love all Pakistani food. Yeah. Especially the bread one, I don't know, naan. And I love chai tea. Chai. Pakistan chai. Pakistan chai. Okay, Pakistani chai you like the most. Yeah. Okay, जनाब एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद इनसे मजीद बात करेंगे. सो वेलकम बैक. और हमारे साथ ये मलेशियन कपल मौजूद है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और वही बात जो हम अक्सर कहते भी हैं कि टूरिस्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और इन्होंने भी ये बात मेंशन की कि रोड्स और इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि आगे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी मातूम हो जाती हैं. तो जनाब, ओके सर, आई हर्ड दैट योर फेवरेट पॉलिटिशियन इज़ इमरान खान, राइट? Yeah, Imran Khan. ओके. I know Imran Khan from the news. Imran Khan, Pervez Musharraf, ओके. lead of Benazir Bhutto. बेनज़ीर So yeah, that's yeah. So you like them, Yeah. okay. So, sir, can you tell me why you like Imran Khan? Imran Khan from the sportman to the politician. Yeah. Okay. It's You quite- like him as a cricketer first. Yeah. That's to me based on the latest. I know Imran Khan, the new prime minister. Still new. I don't know Imran Khan because last 3 years. Yeah. I've watched from So the news. now you have visited Pakistan and Lahore, as Lahore is a capital of Punjab. So do you think that you are going? You have some future plans to invest here as well, or start some project here with Pakistan? Yes, I think if I have the opportunity, that's why I come here. I have the opportunity because I think to do the investment, if everything is okay, politics is stable, Yeah. everything is okay. As the investor, everything. If you as an investor also you want to invest to Malaysia, you want to make sure politics Politically is stable stable. country, yes. We don't want within one term have 2-3 prime minister, correct? Yeah. So to me, invest in Pakistan, I saw a few opportunity. Pakistan we still can develop. Pakistan to me, compare than Malaysia, honestly speaking, maybe less for 5 years behind. Okay? Compare than Singapore, might be 10 years behind. So I think have a lot to opportunity here to develop. And then compare in terms of the price also, I think it's the competitive price here. In terms of the labor cost, in terms of raw material, I think based on my observation, like say shoes, everything, I think 20%, 70% less than Malaysia. 70% less than Malaysia. So in which sector do you expect to work in? Might be in terms of energy sector. Energy sector. Energy sector. Great. Energy and water sector. Yeah. Energy Yeah, sector needs yeah. to be worked. So ma'am, how many women work actually in your company and how many women actually work for the factory area in Malaysia? In our company is about 30 women, and in Malaysia around 80%, I think.
Women work there? Yes. Workers, Workers women in our office are 30%. 30%. 30 maybe 20 to 30%. Malaysia down around that lah 30% because our government also set 30% of the position at least from women. Okay. I'm also a management teacher, so I teach industrial relations to my student also. So you are managing lots of workers there in your company. So how do you manage the relationship with your workers as a CEO? Manage the relationship among the workers. Yeah. Actually, we as a Muslim, we based on Islamic work ethic. We teach them, let's say, especially every Friday, compulsory for us to do baca Yasin, you know, Friday morning. And then we talk, give actually motivation to them. And then every year I will make sure the staff will get the promotion. Yeah. Based on KPI. You work well, you will perform well, you will get the reward. Bonus, something like that, relationship. That's for sure. And then I stress inside, in my company, no politics inside the company. Work straight, work loyal to the company, loyal, and then what's it called, amanah to the company, to the company, everything. I will, that's why based on what I talked to you, Islamic work ethic. Islamic world ethics. Okay. So, what similarities you have seen in culture of Pakistan and Malaysia? Do you saw some similarities, or you think it's different? I think similarity in terms of Culture and work ethics. Work of ethic. I think because I also have Pakistan workers. To me, Pakistan workers they are on time. Might be, I don't know, maybe at Malaysia, maybe they want to go to another country, they compare them, they working here. Certain people working at their country, they are not serious. When they are hijrah to another country, they will serious. Because I'm proud to say that based on my experience, to develop my company also from the Pakistan workers. They are contribute so high to my revenue, sales, everything. And then they also in terms of what is it called, Islamic work ethic, they also at sharp at 8 o'clock and then at 5, everything is no hanky-panky, something like that. Okay. So, do you understand Urdu little bit now? Oh, no. Not a little bit also? Because more of them, they at Malaysia with me, they talk in Malay. Most of my for my former workers, Pakistan, they are after go back, they are fluent in Malay. They are lucky. They can not like me. I not learn Urdu. I know. So, which places of Lahore you visited so far? We just coming back here. Not so much place. I think this today is our first day to visit Lahore, and might be afterwards we're going to the forts, the Greater Park. I think. Yeah, Lahore Killa is the beautiful place, and Badshai Mosque is the beautiful Mughal architecture to visit that. So, how many children you have? You didn't bring your children along with you? No. Because they are studying at university. I have 5 kids. Okay. 3 daughters and 2 sons. That's good. All of them still study So, at university. do you plan to visit Pakistan again in near future also? Yes. Of course. Because I think during, I come with the group, 12. I think I will, because... All are Malaysians? Yeah, all Malaysian, 12. And then during my visit to Hunza that day, we have do the donation for set up one surau mosque. 300,000 rupee. Okay. I hope one day I will come back to see that. So you gave it for the mosque? Yeah, for the mosque. For which mosque city? for what?
Gilgit lah. Gilgit. Around between Yes. Gilgit and Hunza. Acha, between Gilgit and Hunza, you are building a new mosque there. What they call surau. In the not mosque. To me, to Malaysia, we call it a small surau. Something like that. Okay. So Musola. okay. So At the- next visit you'll come to see Yeah. that how is the we mosque name is it completed. we or name not. it Masjid Malaysia. Masjid Ah, Malaysia Masjid. Malaysia Malaysia Masjid. Masjid, Yeah. yes. Okay. correct. So how much time they have told you that it will be ready by that time? They say around one or 2 months will be complete. 1 or 2 months. Yeah, Yani that's after 1 and 2 months, we are expecting Yeah, you yeah. again You to want see to? that. Yeah. Hopefully one Malaysian day masjid. I will come back and then to see the. That's very good that you have initiated a home of Allah Yeah. in Gilgit and Hunza as the name of Malaysian Starting the masjid. relationship between Malaysia and Pakistan. Set up Great. Musola. So have you shopped something from Pakistan yet? What Not do you like yet. the most? Not yet. But I'm looking for clothes. Okay. You know, clothes, and I think I love clothes most. Clothes, all women like their clothes. Yes. Yeah, you find a plenty of good in Lahore. So, Pakistan is the paradise for the shopping. Yes, I think so. The price is competitive. One T-shirt, 10 ringgit. Malaysia, 35 ringgit, 40 ringgit. Here can get So 10 much ringgit. different. Very cheap. yeah, here you get it from how much? Huh? How much you get it from here? Yeah, 10 ringgit. Okay. Malaysia, Malaysian, 40 ringgit. Okay. That's the same quality I check. So that means you're That I call collecting it. a lot of Yeah, stuff from you want to Pakistan. shopping? Go to Pakistan. You can get the best price. Great. Yeah. So now you have already see that the shopping in Pakistan is cheaper and the cost of the labor and construction services is cheaper. So you can also initiate some kind of import or export services from Pakistan also in a different products. I'm looking for that hopefully for the long term investment. So are you meeting some business sector people also from here? Yes, yesterday we meet at the defense what's it called? Defense Islamabad Defense University. Okay, you meet visit somebody. universities Yeah, in yeah. Islamabad. Great. And then today also we have appointment at the one of the business partner. Visit travel and business Okay, travel and business. 2 in 1. Great. Thank you, sir. Thank you very Okay. much for your presence. Thank you, ma'am. And indeed, it's pleasure talking to you. Okay. And we welcome you again to see that Malaysian Okay. masjid. And obviously, our team would also go with you to see and showcase that masjid. So, जनाब ये थे हमारे मलेशिया से स्पेशल गेस्ट और कोशिश हमने ये की जानने को कि चूँकि बाहर से आए थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनका इमेज ये था कि जब ये मलेशिया से चले तो उन्हें कहा गया कि प्रॉबेबली पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं होगा, बट जब इन्होंने यहाँ पे कदम रखा तो इनके सारे खदशात दूर हो गए. सो अच्छा लगता है कि ऐसा पॉजिटिव इमेज लेके हमारे जो टूरिस्ट हैं वो वापस जाएं और पाकिस्तान का एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जो डिस्कवर पाकिस्तान का तो मोटो है ही, लेकिन इनके थ्रू भी पूरी दुनिया को पहुँच रहा है. तो इन्हें हम खुदाफिज कहेंगे. आप कहीं ना बजाए, आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे. तो जनाब अब चलेंगे अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब. तो मेरे साथ मौजूद है हुमैरा खान, जो बेसिकली एक लैंडस्केप डिज़ाइनर है. 11 साल का इनका वसी तजर्बा है. ऑफिशियली 2011 से इन्होंने काम शुरू किया यूनाइटेड नेशन के वॉलंटियर प्रोग्राम में. यूनेस्को का प्रोजेक्ट हेड कर चुकी हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही हैं. लैंडस्केपिंग अब अपने बेटर हाफ के साथ उनके साथ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं. सो इन्हीं से हम अब मुख्तलिफ डायमेंशन से बात करेंगे. वेलकम टू द शो हुमैरा. सो बेसिकली फॉर द जनरल ऑडियंस, अगर वो जानना चाहें आम अल्फाज में कि लैंडस्केप डिज़ाइनर क्या कुछ कर सकता है. जैसे आर्किटेक्ट्स घर बनाते हैं, वैसे ही घर से जुड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ से, पार्क से जुड़े जितने भी हमारे ग्रीन एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ को किस तरह से डिज़ाइन करना है, वहाँ पे लोगों को क्या एक्सपीरियंस देना है, वो सारा जो चीज़ है वो एक लैंडस्केप डिज़ाइनर के काम के ज़ुमरे में आती है. कितनी अवेयरनेस है इसको लेकर पाकिस्तान में? अब तो माशाल्लाह थिंग्स आर रियली गुड. ये है कि पिछले 10-11 साल में तो बहुत ज़्यादा इस पे काम भी हुआ है.
लोग क्योंकि ट्रैवल करते हैं, थोड़ा अवेयरनेस उससे भी ज़्यादा चीज़ आती है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये समझ आनी शुरू हो गई है कि जितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं या जितनी एफ़र्ट और पैसा आप स्पेंड कर रहे हैं घर बनाने के लिए, उतना ही ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपकी आंखों को ठंडक देती हैं, जो आपके ब्रेन को एक हेल्दी वाइब्स प्रोवाइड कर रही हैं, उन एरियाज़ पे भी आपको टाइम और एफ़र्ट स्पेंड करनी है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बेहंगम तरीके से शहर प्लान नहीं हो पा रहे, हमारे शहर प्लानिंग के साथ नहीं हो रहे। सो एक ऐसे तरीके से बढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। इनफैक्ट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर तो आपको डेवलपमेंट नज़र आती, बट विद इन द सिटी देयर इज़ नो प्लानिंग एज सच। उस पे क्या आपने सोचा है, कोई काम करने का या अवेयरनेस का? अच्छा, वो बेसिकली जिस चीज़ की आप बात कर रही हैं वो लैंडस्केपिंग से ज़्यादा अर्बन प्लानिंग के ज़ुमरे में आती है वो चीज़। और उस पे जैसे आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो थोड़ा मैथ्स लेवल पे और वो एक डिफरेंट प्रोफेशन आप कह सकती हैं कि वो चीज़ बन जाती है। हमारा बेसिकली ज़्यादा जो काम होता है वो फोकस्ड होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस अर्बन प्लानिंग कर रही हैं वो अगर हमें ऑन बोर्ड लेते हैं तो हम उनको ये एक्सप्लेन करें या उनके साथ मिलके वो चीज़ें डेवलप करें जिसमें हम एक आम लेट्स से पेडेस्ट्रियन को चलने के लिए, साइकिलिंग करने वालों को साइकिलिंग करने के लिए प्रॉपर स्पेसेस दी जाएं। पार्क्स में लोगों को क्या एक्सपीरियंसेस आप दे सकते हैं, उन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। हाउसिंग सोसाइटी के अंदर किस तरह से आप अपनी रोडवेज़ को डेवलप करें कि वो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट के लिए भी बेहतर हों और लोगों के इस्तेमाल में भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आएँ। वो सिर्फ़ एक देखने में खूबसूरत चीज़ ना हो, वो इस्तेमाल में, एक्सपीरियंस में भी उतनी ही खूबसूरती लेके आए। और जो सोसाइटीज़ विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी नहीं आती या जो इलाके ओपन हैं, उसके लिए कुछ होना चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए अगर गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ी सी एफ़र्ट की जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली, जैसे मैंने आपसे बात की पब्लिक स्पेसेस की, पब्लिक पार्क्स की, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ प्लान्स पे काम कर चुके हैं जहाँ पे कम्युनिटी एरियाज़, बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं या जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं, छोटी छोटी बस्तियाँ, उनके साथ जो बहुत बड़े एरियाज़ लग रहे हैं जिनको हम ग्रीन किया जा सकता है, वहाँ पे लोगों को कैसे कम्युनिटी स्कूलिंग के लिए जगह आप डेवलप करके दे सकते हैं। ओपन एयर जिम्स बना सकते हैं जिसमें वो लोग जो ख़ास तौर पे स्पेशली अपनी इनकम में से पैसे निकाल के नहीं जा सकते फॉर जिम और फॉर सच एक्टिविटीज़ या फॉर स्कूल्स, तो उनके लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दें जहाँ पे वो भी अपनी सेहत को उतने ही अच्छे तरीके से लेके चल सकें जैसे कि कोई भी प्रिविलेज्ड इंसान। और डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ पर बात आती है, ग्रीनरी से अब इको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ ऑर्गेनिक हो रही है, वी आर मोर टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक थिंकिंग। लोग किचन गार्डनिंग भी करना चाहते हैं, लोग ऑर्गेनिक खाने भी खाना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली क्या कुछ हो सकता है उसके अंदर? जब बायोडाइवर्सिटी में असल में जब भी हम बात करते हैं लैंडस्केपिंग की तो लोगों के जहन में आती है कि वो पौधे लगा दिए जाएं जो सारा साल ग्रीन रहें और एक ही तरह की, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अगर अपनी रोड स्ट्रक्चर्स को देखें तो एक ही तरह के दरख्त लगे होते हैं जो बहुत मीलों मील आपको वही चीज़ देते हैं। बायोडाइवर्सिटी को या एथिकल प्रैक्टिसेस जिसे हम कहते हैं कि आप इन्वॉल्व करें अपनी लैंडस्केप डिज़ाइनिंग में, उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो पाकिस्तान के, इंडिया के, सब कॉन्टिनेंट के नेटिव दरख्त हैं जो यहीं की पैदावार है, उनको आप ज़्यादा प्रमोट करें। वो डेवलप ही अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके से किया हुआ है कि वो यहाँ के मौसम के हवाले से, यहाँ के लोगों की सेहत के हवाले से, लेट्स से नीम है तो उसके इतने अनगिनत बेनिफिट्स हैं, वेदर इट इज़ योर हेयर और योर हेल्थ और योर स्किन, वो हर फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रहा है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। लैंडस्केपिंग में बड़ा कॉमन ये होता है कि हम इम्पोर्टेड प्लांट्स लेके आते हैं और वो लगाते हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। सो हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जो लोकल ट्रीज़ हैं या जो लोकली एक्लेमेटाइज हो गए हैं उनको इस्तेमाल करें। फिर
बजाय कि एक ही तरह का दरख्त पकड़ के उसको हम बस लगाते जाएं, ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी भी एक एरिया में मल्टीपल तरह के दरख्त लगाएं ताकि उस पर उतने ही डिफरेंट तरह के प्लांट्स जब लगेंगे उतने ही डिफरेंट तरह की आपके बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, पॉलिनेशन उसी तरह से इन्वॉल्व होती है और ओवरऑल एनवायरनमेंट पे उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है। जब हम एक तरह करते हैं मोनोकल्चर, जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेड होती जाती हैं। सही। अपने विलेजेस को हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? आई थिंक जो एंशियंट विजडम है हमारा, जैसे खेती बाड़ी में लोगों का शुरू से ये तरीका रहा कि जो आपकी बड़ी फसलें हैं उनके दरमियान का जो टाइम है वहाँ पे लेग्यूम्स लगा दिए, चने लगा दिए, सब्जियां लगा दी जिससे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो एक तरह की फसल ने थोड़े ज़्यादा डिप्लीट कर दिए उस जगह से, उसको वापस पूरा कर दिया गया। असल में प्रॉब्लम ये है कि शायद एक ही खेत में से बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेने के चक्कर में हमने उस खेत की किसी भी अपनी इन्वायरमेंट को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम मारते जा रहे हैं, बिकॉज़ हम सीड्स वो यूज़ करते हैं जो लोकली नहीं हैं या GMOs के ऊपर बेस्ड हैं ताकि यील्ड हमारी बढ़ जाए। अच्छा, हमारे शहरों में से इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जो प्लान है, बिकॉज मानली मेड शहर है और बाकायदा तरीके से प्लान करके बनाया गया, आप चाहे कुछ भी हो रहा होता है, बट वहाँ पे आपको ग्रीनरी, बेंचेस और हर तरह एक चीज़ स्क्रूटनाइज तरीके से नज़र आती है। इसके अलावा कौन सा शहर है आपके ख्याल में जो प्लान नज़र आता है? प्लानिंग के हवाले से नहीं, लेकिन आई थिंक आई हैव अ ह्यूज लव फॉर ओवरऑल लैंडस्केपिंग इन लाहौर। जैसे जो हमारे पुराने गार्डन्स हैं, लॉरेंस गार्डन है, प्री पार्टीशन जो ट्रीज़ हैं आपको वो भी देखने को मिलते हैं। नेचुरली उन इतने पुरानी स्पीशीज़ के साथ जो उसके साथ सारी जुड़ी हुई है, जैसे इफ़ यू गो टू लॉरेंस गार्डन या इफ़ यू गो टू जिन्ना बाग वगैरह, उधर you see very very old trees and you see very very old types of bushes, things that you'll not come across normally. अगर आप वहाँ से चल के वापस आते हैं, लेट्स से DHA की तरफ मूव करते हैं, तो आपको लगता है शायद ये दुनिया ही और है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन है पौधों को लेके, बुशेस को लेके, दरख्तों को लेके। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि लोग जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं वैसे वैसे लोगों का आई थिंक ये बनता जा रहा है कॉन्सेप्ट भी कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ ट्री जो आपको सारा साल एक तरह से नज़र आए, आप वो सारी चीज़ें लगाएं जो आपको किसी ना किसी मौसम में कभी फल दे रही हैं, कभी आपको फूल दे रही हैं, कभी पत्तों के रंग चेंज हो रहे हैं, ताकि वो आपको एक फीलिंग दे कि आप एक नेचुरल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। कोई प्लान करते हुए कितना ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले ध्यान रखते हैं अब लैंडस्केपिंग का? I can't really talk about all of them, लेकिन some of the housing societies that we work with बहुत diligently इस चीज़ पे काम कर रही हैं। कुछ सोसाइटीज़ उसमें कुछ सोसाइटीज़ ने बड़ा एक्टिवली काम किया मियावाकी फॉरेस्ट पे। मियावाकी फॉरेस्ट बेसिकली अर्बन तरीका है बहुत छोटे जगह पे बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने को। सो उसमें होता ये है कि कई दफ़ा आप एक आध कनाल पे इस तरह से इस तरीके से प्लांटेशन करते हैं कि वो जो फॉरेस्टेशन है वो 3 साल का एक प्रोसेस है। उस 3 साल में उतनी जगह आपको बहुत मैसिव एयर क्लीनिंग प्रोवाइड कर देती है, आपकी ओवरऑल टेम्परेचर डिग्रीज़ में ड्रॉप कर जाता है। सो कुछ लोग हैं, सो आई एम सेइंग कि देयर इज़ होप। बाहर ऐसी कौन सी लैंडस्केपिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप समझते हैं यहाँ एक्सप्लोर नहीं की जाती? आई थिंक यहाँ पे हमारी जो फिक्सेशन है ब्यूटी से वो थोड़ा ऑब्सेसिव लेवल तक चली गई है। हम उसके बियॉन्ड अभी देख नहीं पा रहे नेचुरली, क्योंकि अभी उतना ही अवेयरनेस नहीं है और सारा। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि हम एक्सपीरियंस की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट
आज के आज अभी के अभी विजुअल रिज़ल्ट देखने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता ओवर द इयर्स कैसे वो चीज़ डेवलप होगी, कितने वो दरख्त बड़े होंगे, कितने लोगों को वो फल प्रोवाइड कर रहे हैं लेट्स से, या कितने लोगों को वो छांव प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से वो ग्रो करेंगे, उसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट क्या होगा अगले 5 साल में 10 साल में। ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हम थोड़े से पीछे नेचुरली, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री से हम ओवरऑल भी इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस भी पीछे हैं। वॉलंटरली भी लोग आपको कहते अप्रोच करते हैं कि उनके घर के बाहर का लैंडस्केप आप बेहतर कर दें या कुछ इस तरह कर सके तो? जी, इंटायरली हमारा बेसिकली जो लैंडस्केप डिज़ाइन फर्म जो हम रन करते हैं उसमें इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स आर इन्वॉल्व। फिर संकन गार्डन्स यानी कि बेसमेंट्स अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो बेसमेंट में कैसे पूरी प्रॉपर आप गार्डनिंग करें, या टेरेसेस हैं या रूफटॉप गार्डन्स हैं, वो सारी फिर उसके हिसाब से डेवलप होता है। बिकॉज नेचुरली इन अ कनाल आपको लॉन फ्रंट पे बहुत छोटा मिलता है, लेकिन उतना ही अगर आप उसकी रूफटॉप पे जाएं तो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेच मिल जाता है जहां आप इजीली एक फुल स्केल गार्डन एंजॉय कर सकते हैं। रूफटॉप गार्डन के भी आजकल ट्रेंड काफ़ी चलता जा रहा है, सो कितना आपको नॉर्मल लगता है वो गार्डन हम नीचे ग्राउंड फ्लोर से? I think it's a wonderful experience. By this time we've developed, I think, around more than 500 roof gardens within Lahore and also outside. और अब तो ये है कि आर्किटेक्चर में लोग उसकी प्रोविज़न रखते हैं, बिकॉज नेचुरली रूफटॉप गार्डन को थोड़ा सा स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, तो उसमें आर्किटेक्चर में लोग प्रॉपर अपनी प्रोविज़न रखते हैं कि हम छत पे अगर रियल ग्रास के साथ, रियल प्लांट्स के साथ प्ले करना चाहते हैं तो उसकी प्रोविज़न हमें मिले, और उसके बाद फिर ये है कि रूफ टॉप पे आप बिल्कुल रियल ग्रास के साथ प्रॉपर ट्रीज़, पाम्स, हर चीज़ में प्ले कर सकते हैं। तो हाउ मच इज सेफ फॉर द बिल्डिंग एज इन, और कितना वो ऑर्गेनिक रहता है गार्डन? बिल्कुल ठीक रहता है, प्रोवाइडेड अगर आप की जो आर्किटेक्चरल उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं आपने प्रॉपर फॉलो की हुई हैं, उसका पूरा प्रोसीजर है, देयर इज़ एन एंटायर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दैट प्रोसेस। तो अगर आप उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इफ़ यू हायर अ प्रोफेशनल टू डू इट प्रॉपरली फॉर यू, और अगर आप उसकी जो प्रिकॉशंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो फिर देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर एंजॉयिंग अ गार्डन। सो ये जो प्री एस्टैब्लिश्ड घर है, कोई जिनका घर बहुत सालों से मौजूद है, वो अगर सोचें कि जनाब हमें छत पे अब गार्डन चाहिए, सो इट्स इजीली मेड, या फिर उन्हें स्ट्रक्चर गिराना पड़ेगा? उनको कंटेनर गार्डनिंग का मशवरा देंगे हम, बिकॉज़ जो छत होती है उसकी लोड बेयरिंग वगैरह 2-4 चीज़ें हैं जो बड़ी क्रिटिकल होती हैं। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है, क्या नहीं, उसमें ये है कि हम किसी को ये नहीं कहते कि आप ये चीज़ एंजॉय कर ही नहीं सकते, उनके लिए फिर हम रास्ते ढूंढ लेते हैं। यानी कुछ भी हो सकता है अगर आपकी विल है। बहुत शुक्रिया आपका, इंडीड अ वेरी यूजफुल डिस्कशन विद हर, बिकॉज बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो ऐसे प्रोफेशन में काम करी हैं, बट वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव अ ग्रीनर हेल्दी इन्वायरमेंट अराउंड अस, और अगर हम उसको अपनी डोमेन्स में रहते हुए क्रिएट कर लें या करवा लें तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। एक ब्रेक लेते हैं, वील सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, अच्छी सेहत के लिए अच्छे लाइफस्टाइल का होना ज़रूरी है, और अच्छा लाइफस्टाइल तभी आ सकता है जब आपको ये पता हो कि क्या मिथ्स हैं और क्या रियलिटी है। बिकॉज़ अक्सर मिथ्स को हम सच मान के अपनी ज़िंदगी का पैटर्न कुछ ऐसा सेट कर लेते हैं कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता। सो आज इसीलिए हमने दावत दी है डॉक्टर सहर चावला साहिबा को। ये हेल्थ कोच है, लाइफस्टाइल काउंसलर हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। सो अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अब सर्दियाँ भी चूँकि आ रही हैं, सो बहुत ही ऑर्गेनिक किस्म का दौर इसलिए हो गया है बिकॉज़ हर कोई ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहता है, बट एक्चुअली पता नहीं होता कि क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं। सो क्या आप उस हवाले से कहाँ से स्टार्ट करें उसे?
आज के सेगमेंट के लिए ना इकरा मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज आज का सेगमेंट डॉक्टर्स के लिए है। आज का सेगमेंट लोगों से ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए जो लोगों के कोच हैं, क्योंकि जब तक बहुत माजरत के साथ कोचेस को ही नहीं पता होगा कि ट्रेन किस तरह करना है, आपने अपने लेमैन को, आपने अपने पेशेंट को, आपने अपने बंदे को, तब तक वो क्या ट्रीट करेंगे। जिस मिथ के बारे में जैसे आपने अभी आगाज़ किया मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि असल में हमारे पास गुड फैट क्या है और बैड फैट क्या है। और जिस चीज़ को हम अरसे से बैड फैट समझ रहे हैं, एनिमल फैट को, सैचुरेटेड फैट को, बात की शुरुआत में इस तरह करूँगी शायद किसी का भला हो जाए। नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। अल्लाह ताला बुरी फैट बनाता ही नहीं है। जो एनिमल फैट है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, जो घी है वो अल्लाह ताला ने बनाया है, जो मक्खन है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। जब शुगर इंडस्ट्री ने इकरा जंक फूड की हमने एक बार पहले भी बात की थी, प्रोब करना शुरू किया ग्लोबली, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करनी थी कि क्या चीज़ बुरी है। उन्होंने बदनाम करना शुरू किया बैड फैट को, ताकि कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड का, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसका हिस्सा है, आई से दैट ऑन एयर, ताकि और फिर उन्होंने पेड साइंटिस्ट, पेड एक्सपर्ट्स, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात होनी चाहिए ना ताकि लोगों को समझ आए, उन्होंने हायर किए, उन्होंने ऐसी रिसर्चेस पब्लिश कराई जिस पर बार बार ये पब्लिश किया जाए कि इफ़ यू ईट सैचुरेटेड फैट यू विल गेट अ हार्ट अटैक। नो, यू विल नॉट गेट अ हार्ट अटैक इफ़ यू ईट सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ग्रास फेड एनिमल सोर्सेज, आई से दैट ऑन एयर, राइट। अब जब उन्होंने अच्छी तरह ये जानबूझ के शुगर इंडस्ट्री ने पब्लिश कराई, इतनी रिसर्च आएगी कि सैचुरेटेड फैट बुरा है तो लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना। अब लोग क्या करेंगे, लोग पैनिक में जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर पे सीरियल बाय करेंगे जिसमें 20-20 ग्राम रिफाइंड शुगर एडेड है और वो खाएंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स ने, और स्पेशली मैं कार्डियोलॉजिस्ट को कहना चाहती हूँ, बगैर सोचे समझे इन जो रिसर्चेस थी, इनकी ऑथेंटिसिटी, इसकी डेटा कलेक्शन, इसकी हिस्ट्री के बगैर इस चीज़ पर यकीन करना शुरू कर दिया, इसको प्रीच करना शुरू कर दिया। 90% ऑफ द क्लाइंट्स, मैं अपने पेशेंट्स को क्लाइंट्स कहती हूँ, 90% ऑफ द क्लाइंट्स हु ड्रॉप इन एट माई क्लिनिक, वो मुझे ये कहते हैं कि जी हमारे तो कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें कहा है कि देसी घी और मक्खन आपकी सेहत के लिए बुरा है। अगर वो ग्रास फेड है और वो मुनासिब मिकदार में ले रहे हैं, वही आपके दिल को बचाएगा। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इकरा, वो कहते हैं कि हमने अंडे की जर्दी नहीं खानी है क्योंकि उससे तो दिल की बीमारी हो जाती है। आई हैड टू डू एन एंटायर पॉडकास्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल भी हो गया कि अंडे की जर्दी में ही एक्चुअली हार्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। दीज आर ऑल मिथ्स। अब अगर आप इजाज़त दें मैं डाइसेक्ट करूँगी कि इसमें मौजूद क्या क्या होता है और ये क्यों बुरा नहीं है। आपके पास जो सैचुरेटेड फैट है, एनिमल फैट है, फैटी एसिड से बना है, उसमें 4 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं। ये सेगमेंट्स मैं चाहती हूँ कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स देखें, ठीक है। कैप्राइलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है, पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट होता है। सबसे पहले आ जाते हैं पाल्मिटिक एसिड की तरफ, जिसमें रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया है कि वो दिल के लिए बुरा है। आपके जिस्म की सेल मेम्ब्रेन्स का 50% ऑफ द हिस्सा पाल्मिटिक एसिड से बना है। आपके जिस्म के हर सेल की सेल मेम्ब्रेन का आधा हिस्सा पाल्मिटिक एसिड से बना है। यू हैव टू टेक दैट इन योर डाइट। यही पाल्मिटिक एसिड आपके जिस्म में कॉर्टिसोल का प्रिकर्सर है, वो स्ट्रेस हार्मोन जिसके बगैर मेरी और आपकी और हम सब की बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, किसी भी तरह के फिजिकल, इमोशनल, मैकेनिकल, केमिकल स्ट्रेस को। ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपके जिस्म की सेल मेम्ब्रेन्स कोलेस्ट्रॉल से बनी है। आपके जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, विटामिन ए, डी, ई और के जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आपके जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, किसी की बॉडी में सेक्स हार्मोन नहीं बन सकता। आपके जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आप विटामिन डी नहीं बना सकते। विटामिन डी नहीं बनाएंगे तो आपका इम्यून फंक्शन, आपके बाल जो हैं, आपकी सेहत जो है वो कहाँ पर जाएगी। यही पाल्मिटिक एसिड जो है आपके पास आपके इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है। सेकंड कंपोनेंट ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का काम क्या है कि जो आपकी आंतें हैं और जो आंतों की लाइनिंग है उसको हील करने में हेल्प करता है। ब्यूटायरिक एसिड किस में प्रेजेंट है? ब्यूटायरिक एसिड देसी घी में प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं उन सब लोगों को जवाब देना चाहूँगी जिनको मैं अपनी IBS की पॉडकास्ट वीडियो में कहा था कि IBS के पेशेंट्स को मैं देसी घी रिकमेंड करती हूँ। क्यों? क्योंकि जो IBS के पेशेंट्स हैं, जो लीकी गट के पेशेंट हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनकी आंतों में पंचेस होते हैं। उन सेल्स को ज़रूरत से ज़्यादा डायमीटर के, उन सेल्स को हील करने के लिए वी नीड ब्यूटारिक एसिड। और हालांकि ये मक्खन और घी दोनों में है, तो मैं घी क्यों कहती हूँ? घी मैं क्लैरिफाइड घी की बात कर रही हूँ, जो हम घर में नहीं, वो देसी घी जो ऑर्गेनिक ग्रास फेड, हाँ उसमें। क्योंकि घी 2 चीज़ों से पाक होता है। वो एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है जो बाकी डेयरी में होती है। एक है केजीन। केजीन आपके पास डेयरी का प्रोटीन प्रोडक्ट होता है, और केजीन की वजह से मोस्टली लोगों को जिनको लीकी गट होता है प्रॉब्लम होती है। तो हमने केजीन निकाल दिया घी से, डेयरी वाला प्रॉब्लम निकल गया। और घी में लैक्टोज भी नहीं होता है।
अब डेयरी में मोस्टली दो चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज और केजीन। वो निकल गया, पीछे रह गया ब्यूटारिक एसिड, पीछे रह गया ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसने जिसमें इन्फ्लेमेशन कम करनी थी, पीछे रह गया विटामिन के। विटामिन के मैं आपको बताती हूँ क्या करता है। विटामिन के जो है वो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा कैल्शियम को आर्टरीज से निकाल देता है। आर्टरीज की कैल्सिफिकेशन नहीं होती, वो हार्ड नहीं होती, आर्टरीज में हमेशा खून अच्छे से जाता है। तो ये उन सारे कार्डियोलॉजिस्ट को मैं कहना चाहती हूँ कि जी देसी घी कहाँ से बुरा है, कैसे बुरा है। आप कैसे बैठ के बगैर रिसर्च के अपने पेशेंट को आप ये कह रहे हैं कि जी सैचुरेटेड फैट तो बहुत बुरा है, वो पेड एक्सपर्ट्स ने कहा है कि बहुत बुरा है। नेक्स्ट चीज़ की जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड वो चीज़ है जो माँ के दूध में होती है। लॉरिक एसिड आपके पास सैचुरेटेड फैट में प्रेजेंट है। लॉरिक एसिड एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। लॉरिक एसिड आपके पास एंटी फंगल है। लॉरिक एसिड आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एक्नी है। अगर आप ये लेते हैं तो आपके जिस्म से इन्फेक्शंस वॉश आउट होता है। लॉरिक एसिड किस में प्रेजेंट है? देसी घी में प्रेजेंट है, मक्खन में प्रेजेंट है, मछली में प्रेजेंट है और इसके साथ साथ नारियल के तेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे आ गया अगली मिथ का जवाब कि नारियल का तेल क्या बुरा है? क्योंकि नारियल का तेल 92% सैचुरेटेड फैट है। 92% सैचुरेटेड फैट है तो लोग कहते हैं कि बुरा है। नारियल के तेल में तो लॉरिक एसिड है, वो तो जिस्म से इन्फेक्शंस निकालता है। नारियल का तेल एक ऐसा सैचुरेटेड फैट है जिसमें आपके पास MCT मौजूद है। MCT स्टैंड्स फॉर मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। अब ये सैचुरेटेड फैट आपके दिल के लिए कैसे अच्छा है? जो MCT ऑयल होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने की। डायरेक्ट आपके हार्ट को जाके आपके हार्ट को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉडी में बगैर कीटो डाइट पर जाए कीटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट होता है, हेल्दी कीटोसिस प्रमोट करता है बॉडी में। ऑल ऑफ अस नो नाउ कि योर ब्रेन एंड हार्ट दे फंक्शन बेटर ऑन कीटोन्स। और नेक्स्ट चीज़ कंपोनेंट की मैं बात करना चाह रही हूँ दैट इज़ कैप्राइलिक एसिड। कैप्राइलिक एसिड आपके पास माँ के दूध में है, कैप्राइलिक एसिड आपके पास ग्रास फेड डेयरी में है, कैप्राइलिक एसिड आपके पास नट्स में है, कैप्राइलिक एसिड आपके पास सीड्स में है। ये अगेन आपके पास सैचुरेटेड फैट है जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सैचुरेटेड फैट दिल की सेहत के लिए बुरा नहीं है, ये मैंने आपके पास कंप्लीटली डाइसेक्ट कर दिया, प्रोवाइडेड अगर आप। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, इस फैट की चीर फाड़ के बाद जो कार्डियो डॉक्टर्स हैं वो आपके लिए मोर्चा नहीं निकालते, अगेंस्ट नहीं होते? I actually don't care in the sense कि if I'm doing something for the betterment of humanity, ठीक है, और अगर उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो जब आप हक की राह पे होते हैं ना तब अल्लाह आपके साथ होता है। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। अच्छा, एक चीज़ तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो घी का कॉन्सेप्ट आपने बताया, इसका मतलब है जो कीटो डाइट है ये इसी के ऊपर बेस करती है? बिकॉज उसके अंदर भी आप कॉफ़ी के अंदर वो शॉर्ट कॉफ़ी बनाते हैं तो घी डाल दें या चीज़ डाल जो क्रीम डाल दें, तो वो बेसिकली मुझे लगता है इसी के ऊपर बेस्ड है। कीटो डाइट बेसिकली एंटायरली आपकी बॉडी में पूरे दिन में 5 से 10 ग्राम कार्ब्स रखती है, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैंने आज तक अपने किसी क्लाइंट को कीटो डाइट नहीं कराई, कीटो डाइट मैं करने भी नहीं देती। अब उससे होता क्या है, लोग पता क्या करते हैं, जो 5 से 10 ग्राम कार्ब होता है वो सिर्फ बहुत कम सोर्स में लेते हैं। उस चक्कर में लोग अपनी डाइट से वेजिटेबल्स निकाल देते हैं और फ्रूट्स बिल्कुल निकाल देते हैं। अब हमारे पास जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ना, मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, माइक्रो कहा जाता है विटामिन और मिनरल को। अब विटामिन और मिनरल जिस्म को तो बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन तकरीबन सारे का सारा फंक्शन उन पे डिपेंड करता है, सारे एंजाइम, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन पे। विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। जितने लोग क्रॉनिकली कीटो करते हैं, कीटो किसी ने नहीं करनी सिवाय मिर्गी के पेशेंट्स के, वो भी मैं बताऊंगी कभी क्यों, ठीक है। जितने भी लोग कीटो डाइट पे जाते हैं, बाद में जाके अब जब माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती, क्या होता है, बाल खराब, मैदा खराब, एसिडिटी शुरू, नाखून खराब, स्किन खराब, कॉन्स्टिपेशन हो गई। हमने क्या करना होता है, हमने एक ऐसी स्टेट अचीव करनी होती है कि हम बॉडी में कीटोन्स भी जनरेट कर सकें और आप न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड भी ना हो। एक दरमियान का रास्ता, वो रास्ता क्या है, ये मैंने एक बार पहले भी एक चैनल पे बात की थी, वो रास्ता है इंटरमिटेंट फास्टिंग विद मॉडरेट कार्ब्स। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है, जिन नाजरीन को नहीं पता मैं बताती चलूँ कि 12 से 18 घंटे के बीच का ऐसा पीरियड होता है जिसमें आप कुछ नहीं खाते। मैं बिगिनिंग 16 घंटे से करती हूँ। जब आपके जिस्म में आप 12 घंटे खाना नहीं डालते, इंसुलिन के लेवल्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब इंसुलिन के लेवल्स नीचे जाएं, जिस्म के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो फैट बर्न करे। कीटो में आप क्या करना चाह रहे थे, फैट बर्न करना चाह रहे थे ना, तो वो तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी अचीव कर रहे हैं। उसके साथ फिर अगर हम ये थोड़े से टोटके कर लें, बड़े हेल्दी टोटके हैं कि सुबह आप कॉफ़ी में, अभी जैसे मैं इनको मजाक में कहती कि आप ऑयल डाल दें, घी डाल दें मेरी कॉफ़ी में, तो उसके साथ अगर आप इस तरह के हेल्दी कीटोन्स जनरेट करते हैं, इट इज़ गुड। यू डोंट हैव टू डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ द हेल्दी कार्ब्स। अच्छा, मज़े की बात क्या है, लोग समझते हैं कार्ब सिर्फ रोटी में है। अगर मैं किसी को कहूँ कि पालक में कार्ब है, लोग हंसेंगे, दे विल लाफ। पालक में कार्ब है, सब्जियों में भी कार्ब है। आप कार्ब हेल्दी सोर्स से लेना।
अगर कभी मेरे पास किसी को कीटो करनी भी पड़ जाए ना, होता है ना कि 2-3 हफ्ते में किसी ड्रेस में फिट होना है, चलो 2-3 हफ्ते के लिए कर ली, ठीक है, तो मैं उनके कार्ब्स सब्जियों से पूरा करती हूँ। आई मेक श्योर कि वो ज़्यादा सारी सब्जियां लें ताकि उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। बट द बेस्ट वे टू गो अबाउट योर लाइफ इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं 10 साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग में हूँ। मैंने 2012 में शुरू की थी एंड इट हैज़ बेनिफिटेड मी इन एवरी वे कौन सी पॉसिबल। विंडो आप फॉलो करते हैं? मैं 16 to 8 फॉलो करती हूँ। शाम के 6 बजे मेरा डिनर हो जाता है, अगर 5 बजे कर लूँ फिर नाश्ता जल्दी कर, और सुबह 10 बजे नाश्ता, अगर 5 बजे कर लूँ तो फिर नाश्ता पीछे कर लेती हूँ, इस तरह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर को हम एक मसीहा कहते हैं, बट अभी मुझे बड़ी हैरानगी हुई जिस तरह आपने प्रॉपरली गाइड करके रिसर्च बेस्ड प्रूफ के साथ बताया, यानी इफ एनीवन वांट्स टू सर्च इट ऑन, जिसको अगर है वो जाके सर्च करे तो वो आपकी बात वैलिड हो जाएगी। सो ये कल्चर क्यों नहीं है हमारे डॉक्टर्स के अंदर कि आप उन्हें पे भी करते हैं और बहुत हेफ्टी अमाउंट्स पे करते हैं प्राइवेटली, और वो रिसर्च नहीं करते और गलत तरीके से गाइड करते हैं? hefty amount लेना is not bad, you know. If you have, I take hefty amounts, you know. If you have but at least but आप, at least you should be honest. हाँ. आपको उसको हलाल करना चाहिए, you know. द थिंग इज़ दैट कि हमारे यहाँ पे ना रिसर्च कल्चर प्रमोट नहीं किया जाता। आप यकीन करें, मैंने आपको बताया मैंने जॉब छोड़ी 8 महीने पहले। आई वाज सर्विंग एज अ प्रोफेसर इन अ वेरी इस्टीम्ड मेडिकल कॉलेज। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था 2015 में, मैं हेड कर रही थी पूरे डिपार्टमेंट को। जो बायोकेमिस्ट्री की किताब 2015 में थी ना, 2022 में जब मैंने रिज़ाइन किया वही सिलेबस था। क्या ये चीज़ ठीक है? क्या हमें बायोकेमिस्ट्री हर साल इंप्रूव नहीं करनी चाहिए थी? आई केप्ट प्रोबिंग इनटू न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। और ये वो सब्जेक्ट है जो आज का सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है। अगर एक डॉक्टर को बॉडी की बायोकेमिस्ट्री नहीं पता, उसको ये नहीं पता कौन सा एंजाइम किस चीज को कैसे अफेक्ट कर रहा है। बायोकेमिस्ट्री जो है ना वो मेडिसिन की माँ है, जनरल मेडिसिन की। जिसको बायोकेमिस्ट्री नहीं आती वो फार्माकोलॉजी और मेडिसिन नहीं समझ सकता। बिल्कुल सही। 2015 में जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस था मेडिकल कॉलेजेस में, क्योंकि मैं प्रोफेसर रही हूँ एक मेडिकल कॉलेज में, 2022 में भी वही है, एक सफ़ा नहीं बदला। हमारे यहाँ पे रिसर्च कल्चर प्रमोट ही नहीं किया जाता। अगर आप सवाल नहीं उठा सकते, इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज नेवर सच अ प्रोफेसर। अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर हॉल में सवाल कर लेगा ना किसी प्रोफेसर से, प्रोफेसर अफेंड होगा। ये कल्चर यहाँ से शुरू होता है। जो स्टूडेंट सवाल करते हैं क्या उनको बदतमीज़ नहीं समझा जाता? हालांकि उनका राइट है। अब जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो गया वो पब्लिश हो गया, हमने अपनी रिसर्च तो करनी नहीं है, हमने खुद तो चीज़ों को जानने की कोशिश करनी नहीं है। और स्पेशली जो लोग, मैं तो इसको हेल्थ बिजनेस ही कहूँगी, हेल्थ बिजनेस में है, मेडिसिन बिजनेस में है, हम बड़ा नाजुक काम कर रहे हैं। हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हमें डेली बेसिस पे मैं कहती हूँ, मैं उस दिन अपनी मैनेजर को कह रही थी कि जिस दिन मैं एक नया लफ्ज़ नहीं सीखूंगी वो मेरे लिए मौत होगी, क्योंकि इतना इल्म है दुनिया में। आपको डेली, और जिस काम में हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको डेली अपना नॉलेज इंप्रूव करना है। कोई भी कुल इल्म नहीं है, रोज़ आपको चीज़ सीखनी है। बट वी शुड बी श्योर कि हम मैक्सिमम जो न्यू बातें आ रही हैं उससे अपडेटेड हों। और जो लोग किताबों पे रिलाई करते हैं ना इकरा, वो ये अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रिसर्च में घुसना पड़ेगा, एंटर होना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ऑब्वियसली 8 महीने हुए हैं, बट आपका एक स्टूडेंट सर्कल मौजूद होगा जो अभी भी अब है। तक आपसे कांटेक्ट में रहता है या कि चाहता होगा कि आप उन्हें गाइड करें। सो एक्चुअली अपने साथ आप यूथ को इंटीग्रेट करती हैं, अपने साथ एटलीस्ट इंटर्नीज की सूरत में रखती हैं कि एटलीस्ट वो कल्चर जो आप प्रोप कर रही हैं वो उनके अंदर भी सेंस आए? अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं लास्ट टाइम भी आई थी, ऑफ कोर्स यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने आपको बताया था मैं दिसंबर से कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ, और इसलिए कोर्सेज आपको मैंने बताया था मैं माओं के लिए भी कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ। मैं डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ, और ये उन सारे लोगों के लिए है जो डायबिटिक्स हैं, जिनको इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से मैं सिखाऊंगी कि वो डाइट और लाइफस्टाइल के साथ अपनी इंसुलिन कैसे छोड़ सकते हैं, अपना डायबिटीज़ कैसे रिवर्स कर सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पर कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, जो कि मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए ना इकरा कुछ सेशंस किए। अच्छा, जब मैंने PSP जाके सेशंस किए ना, तो वहाँ जाके मुझे आइडिया हुआ कि हमारे एथलीट्स को कुछ भी नहीं पता न्यूट्रिशन, उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता थी कि प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट किस ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट लेनी है। तब ये 2 साल पहले की बात है, तब से मैं इसके करिकुलम पे काम कर रही हूँ। एथलीट्स भी आ सकेंगे मेरे पास, और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन के कोर्सेज न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स के लिए करा रही हूँ। अब आपके सवाल का जवाब, जो आके 1-1, 2-2 महीने में मेरे पास चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे फूड एलर्जीज हो, उस सब का न्यूट्रिशनल आउटलाइन मुझसे सीख सकते हैं, मुझसे पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के ज़माने से बड़ा रेलिवेंट है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, डाइट असर करती है? डेफिनेटली। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन सोल इलाज है डाइट का, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कहा अब तो हमें डिप्रेशन नहीं होती। मगर मैं डिप्रेशन की टाइप्स होती है, एक होती है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक यानी जिसकी आपको रीज़न नहीं पता।
एक होती है सिचुएशनल, ज़िंदगी में कोई हादसा हो गया, वो जब सिचुएशन जाती है उस टाइम आपको थेरेपी और उनकी ज़रूरत होती है, डिप्रेशन भी चली जाती है। एक होती है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें इंसान का बस नहीं होता है, जो आपके ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है, ठीक है। अब वो वाली तीनों टाइप की डिप्रेशन में अगर आप डाइट को मॉड्यूलेट करते हैं, आप कुछ खास हर्ब्स शामिल करते हैं, जैसे आप एडेप्टोजेंस शामिल करते हैं। एडेप्टोजन उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आपकी डाइट में आपके हार्मोन और आपकी नेचर को बैलेंस करके, यानी जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको बैलेंस करके आपके स्ट्रेस लेवल्स जो है वो कम कर सकता है। तो डेफिनेटली डिप्रेशन में डाइट है। एक हर्ब है आपके पास जैसे अश्वगंधा, इस पर मैं थोड़ा सा आजकल काम कर रही हूँ। अश्वगंधा इसकी जो चाइनीज़ वर्जन है वो आपके पास जिनसिंग है। जिनसिंग टी चाइनीज़ मेडिसिन में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं इसको कम करता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स को काम करता है। हमारे पास पीरियड्स ख़त्म होने के बाद, मीनोपॉज के बाद ख़वातीन में पोस्ट मीनोपॉजल डिप्रेशन इज़ सो कॉमन एंड पूर वुमेन दे कांट हेल्प इट, उनको हो जाती है। अगर वहाँ पर आप सही डाइट के साथ, बी विटामिन रिच डाइट के साथ, इस तरह के एडेप्टोजेंस के साथ, तुलसी के पत्ते आर सच अ मूड एलिवेटर। अगर आप इन चीज़ों को डील करें, मेरे पास लोग आते हैं जी बगैर किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली ये जो आपको पता है सेडेटिव्स हैं ओवर द काउंटर, मैं नाम नहीं लूँगी, ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, ठीक है। अब वो सेडेटिव्स लेना शुरू कर देते हैं। उनको मैं कहती हूँ आप सेडेटिव्स छोड़ें, आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी है, आप मैग्नीशियम लें, आपको रात को नींद आए, आप मैग्नीशियम लें, आपकी डिप्रेशन खत्म हो, इट्स नॉट इवन अ सेडेटिव। अच्छा, एक और बात पे मैं बात करना चाहूँगी, लोग बगैर सोचे समझे मेलाटोनिन, अच्छा हो आपने बात की, लेना शुरू कर देते हैं। मेलाटोनिन इज़ नॉट अ विटामिन, इससे मत खेलें। मेलाटोनिन इज़ अ हार्मोन जो कि आपके दिमाग से सिक्रीट होता है। अब लोग समझते हैं, अक्सर आएंगे लोग, मैं 5 मिलीग्राम मेलाटोनिन ले रही हूँ, हाउ कैन यू, ये तो आपके दिमाग ने सिक्रीट करना है। अब जब आप बाहर से मेलाटोनिन लेंगे, आपने नाम ज़रूर सुना होगा आई एम श्योर, कि मुझे नींद आनी शुरू हो जाए, बॉडी कहेगी ये तो बाहर से ले रहा है, बॉडी उसको सिक्रीट करना छोड़ देगी, इस तरह की। और ये ओवर द काउंटर चीज़ें अवेलेबल हैं, सेडेटिव्स ओवर द काउंटर। इतने सारे लोगों को सिर्फ मैग्नीशियम की ज़रूरत है, इतने सारे लोगों को विटामिन डी की ज़रूरत है, हर्ब्स की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, और किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो ले दुआइयाँ रहे हैं। सो ये जो आप हर्ब बता रही हैं, ये किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है? अश्वगंधा अमेजिंग हर्ब है। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, जो दूध पिला रही हैं, जो लोग थायराइड की मेडिसिन पे हैं, जो बीपी की मेडिसिन पे हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी है, अदरवाइज इट इज़ अ सेफ सप्लीमेंट। इसकी डिपेंड करता है, अगर आप एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी, डोज कम लेनी है। रूट और लीफ फॉर्म में ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, तो डोज आप ज़्यादा ले सकते हैं। डेली बेसिस पर अगर आपने स्टार्ट करना है 300 to 500 mg या 3 से 5 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं। खाने के साथ नहीं लेनी है, मील के 2 या 3 घंटे बाद लेनी है। बच्चे भी ले सकते हैं, एल्डरली भी। वो आदमी जिनकी स्ट्रेस की वजह से लिबिडो, सेक्सुअल एपिटाइट, टेस्टोस्टेरोन कम है, उनके लिए इट वर्क्स वंडर्स, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से जो लिबिडो है आदमियों में खास करके वो कम होती है, या आपकी स्पर्म हेल्थ भी इंप्रूव होती है। मीनोपॉजल डिप्रेशन में अगर खवातीन हैं, अगर उनको ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है जो मैंने कही, आप अश्वगंधा लें, आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। अगर आप एंड इट्स नॉट अ सेडेटिव, लेकिन आपने इसको 3 हफ्ते से 3 महीने लेना है, उसके बाद डिसकंटिन्यू करना है, क्योंकि जिस्म को इवन के जीरे वाले पानी पर एक बार मैंने वीडियो की थी, वो भी आपको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। जीरा भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। आपके जिस्म को किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, हालांकि ये एडिक्टिव नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म का मसला है ना, या अभी TSH नया बढ़ना शुरू हुआ है और T3 T4 नीचे जाना शुरू है, अब थायराइड मेडिसिन नहीं ले रही, अश्वगंधा T3 T4 लेवल्स जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करता है। इवन कि अगर आपको तेजाबियत का भी मसला है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा हो ना, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, अश्वगंधा आपके पास उसको भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो, हिपोकैम्पस आपके दिमाग का वो एरिया जो आपका लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शन, रिएक्शन टाइम सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर आपको लग रहा है आपको चीज़ें नई भूलना शुरू हो रही हैं स्ट्रेस की वजह से, आजकल किसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, अश्वगंधा जो है इट कैन हेल्प यू अ लॉट विद दैट। इट इज़ अ मिरेकल हर्ब। और स्ट्रेस जो है वो आपके, अच्छा जब किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है इकरा, हम उसको स्टीरॉइड्स का है ना, स्टीरॉइड्स कह दिए जाते हैं। क्यों? स्टीरॉइड आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन करते हैं। उस वक्त हम इम्यून सिस्टम को कहते हैं शट अप, सो दैट यू कैन बी नॉर्मल, ताकि स्किन डिजीज एंड ऑल ऑफ दैट। कॉर्टिसोल इज़ अ स्टीरॉइड हार्मोन। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं, कॉर्टिसोल इज़ अ गुड थिंग, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है ना। कॉर्टिसोल जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होता है, या आपके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देता है। इसलिए स्ट्रेस में कहते हैं ना लोग बीमार होते हैं, उसकी ये वजह है। स्ट्रेस में डायबिटीज़ कैसे होता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो भी बताऊँगी।
जब आपको स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा होता है, कॉर्टिसोल ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, वो जिस्म को डाल देता है फाइट और फ्लाइट मोड में। अब जिस्म जब भी फाइट और फ्लाइट मोड में होगा वो ग्लूकोज को मोबिलाइज करेगा बॉडी में, ग्लूकोज को सेल के अंदर नहीं जाने देगा। क्यों? फॉर एग्जांपल आप जंगल में भाग रहे हैं, नहीं ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है और शेर आपके पीछे पड़ गया, ठीक है। अब आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज मोबिलाइजेशन होगी, ब्लड ग्लूकोज में इकट्ठा हो गया, वो कहेगा सेल के अंदर ना जाओ, तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। स्ट्रेस में आपकी बॉडी को लगता है कि शेर मेरे पीछे भाग रहा है, वो ग्लूकोज को सेल में नहीं जाने देता। जब ग्लूकोज को सेल में नहीं जाने देता, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स, हालांकि असल में शेर आपके पीछे नहीं भाग रहा, लेकिन आप 10 साल से स्ट्रेस में हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया, दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज़। अब ये जो कॉर्टिसोल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसुलिन के। सारे डॉक्टर्स ने मेरी वीडियो देखनी है। जब कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन भी ज़्यादा होता है। इंसुलिन का काम क्या है? वो कराता है लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस कहते हैं बॉडी में लिपिड की बनने को, बॉडी में फैट सेल की सिंथेसिस को। जब लिपिड ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा सबसे पहले अकोमोडेट होगा यहाँ। इसलिए आपके पास जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो डायबिटीज़ है, जो पेट का बढ़ना है, वो स्ट्रेस से एसोसिएटेड है। मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं अच्छी डाइट वाली, जिम भी जा रही हैं, सब कुछ है, सिर्फ स्ट्रेस में है, उनका पेट अंदर नहीं होता। और जिन्हें क्रेविंग होती है स्ट्रेस में मीठे की, क्यों होती है? जब बॉडी में स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा होता है, बॉडी मांगती है प्लेजर हार्मोन। प्लेजर हार्मोन होता है डोपामीन। डोपामीन आता है मीठे से। दिमाग थोड़ी देर के लिए कहता है मुझे डोपामीन चाहिए, रात को जाके आप फ्रिज खोलते हैं, वो जो केक का स्लाइस बचा हुआ था वो आप खा लेते हैं। अब उसने थोड़ी देर के लिए तो दिमाग को डोपामीन दे दिया, लेकिन क्या उसने आपका इलाज किया? ये उसी बात के मुतरादिफ है कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो वेल रिसर्च नहीं है न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री में, और वो आपको ऐसी दवाई देगा जो आपके सिम्टम्स को रोकेगी लेकिन आपके डिजीज़ को नहीं रोकेगी, तो दर्द दा टीका तानू ला देता, दर्द ते चली गई 2 से 3 दिन वास्ते, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम नहीं गया। Let me tell you, any of the diseases associated with metabolic syndrome, diabetes mellitus, hypercholesterolemia, hypertriacylglycerimia, Alzheimer's disease, दवाइयाँ जो हैं इनको ट्रीट नहीं करती। जो आपकी न्यूट्रिशन है, जो आपकी डाइट है, वो सेल के अंदर पहुंचने की ताकत रखती है, वो डीएनए तक पहुंचने की ताकत रखती है। दवाइयाँ मोस्टली इन केसेस में सिम्टम्स को ट्रीट करती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें लोग कहते हैं कि अगर वज़न आपका कम नहीं हो रहा तो उसे बूस्ट अप करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन ओवर द काउंटर हैं, जिस तरह ऑर्सलेम या ऑर्सलेम हम नाम उस तरह के जो मटीरियल, लेकिन वो लेते हैं तो कहते हैं जी आप जिम करें तो वज़न ज़्यादा जल्दी गिरेगा विद द डाइट। क्या उन मेडिसिन का effect है? वो एक्चुअली पता है क्या होता है, वो आपकी जो लेप्टिन हार्मोन है, ठीक है, जिसने आपका वेट वगैरह कंट्रोल करना है, उसको जाके इन्फ्लुएंस करती है। इकरा, ये मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक्सट्रीम केसेस में। अगर किसी को मॉर्बिड ओबेसिटी है, मॉर्बिड ओबेसिटी में आपको बताती हूँ क्या होती है, यानी वो मोटापा जिससे आपकी मौत हो सकती है। मौत से क्या मुराद? आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन जो नॉर्मल केसेस हैं ओबेस, और ये भी थोड़ी देर के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मैं मॉर्बिड ओबेसिटी वालों को भी प्रिस्क्राइब नहीं करती। मैं उनको कहती हूँ चलो 2 से 3 साल मेहनत करो और सही रास्ते से अपना वजन कम करो, क्योंकि अल्टीमेटली जाके फिर आप लेप्टिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे। वो दवाई जो है वो आपको असर करना बंद कर देगी। जब आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट चेंज करेंगे ना, आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को सिरे से रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, आप अंदर के लेवल पे काम कर रहे हैं, तब आप किसी भी चीज़ से रेजिस्टेंट नहीं होंगे। एक और मज़े की चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 50 किलो का बंदा 10 किलोमीटर वॉक करता है और वो 350 कैलोरी बर्न करता है, लेकिन 100 किलो का बंदा 10 किलोमीटर वॉक करता है तो वो 100 कैलोरी बर्न करेगा। समझ आई मेरी बात की? जो फैट होती है ना, जब वो एक बार इकट्ठी हो जाती है, वो खुद भी आपकी दुश्मन बन जाती है। इफ़ समवन इज़ वेरी ओबीस, शुरू में आपको वेट लूज करने में बहुत टाइम लगेगा। जब आपका वाटर लॉस वाला फेज गुजर जाएगा ना, एक होता है ना शुरू में लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, यार मेरा तो 6 दिनों में 4 किलो कम हो गया। जब वाटर लॉस, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, इस बीमारी का शिकार हैं, वाटर लॉस के बाद बॉडी अडेप्टेशन में जाती है। आपने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि जो चर्बी एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में इकट्ठी हो गई हुई है वो अब रोकेगी आपको वज़न लूज़ करने से। वो 3-4 महीने मुश्किल होंगे, जब तक वो शेड नहीं होगी आपका मेटाबॉलिक रेट तेज़ नहीं होगा। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ। प्लीज़ इन शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। और जैसे बेड़ा गर्क होने में टाइम लगता है ना, बेड़ा सुधरने में भी टाइम लगता है। अब सब्र करें, एक दिन में तो आपका वज़न इतना नहीं हुआ था ना, एक दिन में कम भी नहीं होगा। एंड इट्स अबाउट अ लाइफस्टाइल चेंज। अच्छा, लोग मेरे पास आते हैं, एक बड़ा मज़े का सवाल करते हैं, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, कि अब मैं कभी भी नॉर्मल नहीं खा सकती। मैं कहती हूँ अल्लाह, ये जो आप खा रहे हैं ये नॉर्मल खाना नहीं है। तो अगर मैं बताऊँ, मैं 1 महीना अगर कॉन्टिन्यूस चीट डेज करूँ ना, मैं आपको इतनी नहीं नज़र आऊँगी महीने बाद शो पे। आप यू हैव टू बी ऑन अ वेरी क्लीन डाइट ऑल योर लाइफ।
एंड यू नो वंस यू स्टार्ट ईटिंग क्लीन, वो जैसे एक आदमी है ना जिसको बहुत गुनाह करने की आदत है, उसको रात को नींद आ जाती है, जिसको ना आदत हो वो किसी को हल्का सा डांट भी देगा ना उसको पूरी रात नींद नहीं आएगी, ठीक है। उसी तरह जिसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत हो, ठीक है, तो वो जब शुगर खाई जा रहा है वो उससे लेज़ी फील नहीं करता। बट इफ़ यू आर ऑन अ वेरी नीट डाइट, उसके बाद आपका अपना भी दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा खाने का, बिकॉज बॉडी को अब शुगर की आदत नहीं है। आप थोड़ा सा खाएंगे और आपको फ़ौरन पता लग जाता है, जैसे नेक काम करने वाले को गुनाह का फ़ौरन पता लग जाता है, नीट खाने वाले को फ़ौरन पता लग जाता है मैंने यहाँ पे गलत खाया है और इसने मेरी बॉडी को अफेक्ट किया है। बिल्कुल, वैसे कई दफ़ा ऐसा होता है डॉक्टर साहिबा आती है ना तो इंसान को खुद से शर्मिंदगी महसूस होना शुरू हो जाती है कि यार हम ये इतना अपनी डाइट के अंदर करते हैं। बट जनाब ये अच्छी बात है बिकॉज़ हर डॉक्टर इतना क्लियरली और इतना ऑनेस्ट होके ओपिनियन नहीं देते जिस तरह डॉक्टर साहिबा देती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वी एक्सपेक्ट यू अगेन ऑन द शो। और जितनी डिटेल से इन्होंने बताया ये तो शायद आप अगर गूगल पे भी रिसर्च करें सो यू गेट द प्रूफ ऑफ इट, लेकिन मसला ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम रिसर्च नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है क्या नहीं। हम ओवर द काउंटर चीज़ अगर महंगी है और एक जगह सस्ती है तो हम महंगी उठा लेंगे बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होगा कि ये ठीक है, इसके पैसे ज़्यादा हैं तो ये चीज़ सही है, बट कई दफ़ा वो ठीक नहीं होती। सो इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और आपको भी इसी नोट के साथ हम छोड़ते हुए जाएंगे कि प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए और हर चीज़ से पहले पढ़िए, रिसर्च करें, ये कल्चर डेवलप करें ताकि आप किसी से अगर कोई बात करें तो आपके पास ये वैलिड फैक्ट्स एंड फिगर हों अपनी बात को प्रूव करने के लिए। इसी के साथ ही जनाब आज के प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। आप हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए और हमें बताते रहिए कि आप मज़ीद हमारे एक्सपर्ट से क्या सुनना चाहते हैं या कोई ऐसी डिस्कवरी जो हमने भी नहीं देखी और पाकिस्तान को भी मालूम होनी चाहिए, हमें ज़रूर बताइए। आपसे फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।